नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में फ्रीडम एकेडमी के। आज मैं मलकीत सिंह आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं विश्व भूगोल मैपिंग श्रृंखला, जिसके अंदर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले हम जानेंगे आज यूरोप महाद्वीप की स्थिति और यूरोप महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियों के बारे में। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप की स्थिति क्या है और इस यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं और उन देशों की राजधानियां क्या है। जब देशों की बात करें दोस्तों, तो देशों में हमें कुछ तटीय देशों के बारे में जानना है, कोस्टल कंट्री के बारे में जानना है, और इसमें कुछ लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में जानना है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो कुछ इसके अंदर प्रायद्वीपीय देश हैं, उन प्रायद्वीपीय देशों के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रायद्वीपीय देश हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप की स्थिति के बारे में देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप की स्थिति क्या है। पूरी वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो यूरोप महाद्वीप की स्थिति में देखोगे तो यूरोप महाद्वीप की जो पश्चिमी सीमा है, जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप की सीमा की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर यह सीमा होगी यूरोप महाद्वीप की पश्चिमी सीमा। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसे हम कहेंगे यूरोप महाद्वीप की पूर्वी सीमा, और ये दोस्तों होगी यूरोप महाद्वीप की उत्तरी सीमा, और यहाँ पर हम कहेंगे यूरोप महाद्वीप की दक्षिणी सीमा। तो सबसे पहले जो यूरोप महाद्वीप है वो इसकी चारों सीमाएं क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पश्चिमी सीमा की बात करें तो किस महासागर को स्पर्श करती हैं? अटलांटिक महासागर को। उत्तरी सीमा किसे स्पर्श करती हैं? आर्कटिक महासागर को। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी सीमा पर एक महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में कुछ भूमध्य सागर का भाग है और उसके नीचे अगर कोई महाद्वीप है तो वो है दोस्तों यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप। अब इसमें आप बात करेंगे कि पूर्वी सीमा की या इसकी दक्षिण पूर्वी जो सीमा है यहाँ पर, तो इसकी पूर्वी सीमा और दक्षिणी पूर्वी सीमा पर जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों एक ही महाद्वीप पर स्थित हैं, जिसको हम एक साथ कहते हैं यूरेशिया महाद्वीप। तो यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप है और इसके पूर्वी साइड में क्या है? एशिया है। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि एशिया की जो सीमा है यहाँ पर जो किसके साथ बनती है? यूरोप और एशिया के साथ। और इसके बाद ये जो आगे की सीमा है तो किस सीमाओं से यूरोप और एशिया एक दूसरे से विभाजित होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप देखेंगे यूरोप और एशिया के बीच में यहां पर इस आर्कटिक महासागर की सीमा से लेकर पूरा यहां पर एक महाद्वीप दिया हुआ है। तो आर्कटिक महासागर की सीमा से लेकर अगर आप यहां पर नीचे तक जाएं तो यहां तक पूरी एक पर्वतीय श्रृंखला है जिसको कहा जाता है यूरोप महाद्वीप। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप एशिया, यूराल महाद्वीप एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद यहां पर कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिसमें एक यूराल नदी है, वो और कुछ भी अदर नदियां मिलकर कुछ सीमा का निर्धारण करती हैं। और उसके बाद दोस्तों यहां पर मिलता है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर की बात करें तो यहां पर कुछ सीमा यहां तक की पूरी सीमा का जो निर्धारण करता है, मतलब इसके कैस्पियन सागर के इस साइड पूरा एशिया है और कैस्पियन सागर के इस साइड क्या है? यूरोप महाद्वीप है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो कैस्पियन सागर है तो कैस्पियन सागर भी यूरोप और एशिया के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद यहां पर आप जाएंगे यहां तक, तो कैस्पियन सागर के बाद आपको मिल जाता है काला सागर। तो यहां पर आप देखोगे काला सागर पूरी तरीके से यहां पर एक सीमा का निर्धारण करता है और कुछ यहां पर छोटे छोटे सागर हैं जो इस तरीके से आकर आपके किससे मिल जाते हैं? भूमध्य सागर से। तो इसके इस साइड पूरा, मतलब अगर आप यहां से इसको अलग कर दें तो ये जो पूरा महाद्वीप यहां पर आएगा तो यहां तक, और इस साइड से आप इस बाउंड्री को ले जाएं तो ये जो दोस्तों पूरी सीमा है
तो ये इस साइड की पूरी सीमा किसकी होगी, एशिया महाद्वीप की। तो ये पूरी सीमा मतलब यहां से पूरा ये एशिया की सीमा का निर्धारण होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया के बीच में सबसे पहले जो सीमा का निर्धारण करता है वो यूराल पर्वत करता है। उसके बाद कुछ ये नदियों के द्वारा सीमा निर्धारण होती है। उसके बाद इन दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है, कैस्पियन सागर करता है। और उसके बाद इन दोनों महाद्वीपों के बीच में यूरोप और एशिया के बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है, ब्लैक सी, काला सागर करता है। इसके बाद इस जगह की अगर हम बात करें, इस जगह पर, तो इस जगह पर जो पर्वत है, इस पर्वत की बात की जाए तो यहां पर एक पर्वत है कॉकेसस पर्वत। तो कॉकेसस पर्वत की बात की जाए तो कॉकेसस पर्वत के ऊपर यूरोप है और इस साइड आप देखोगे तो एशिया है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो यूरोप और एशिया पूरी तरीके से प्राकृतिक सीमा से दोनों के बीच में बंधे हुए हैं। पहले सीमा कौन बनाएगा, यूराल पर्वत। दूसरे नंबर पर कौन बनाएगा, कैस्पियन सागर। फिर कौन बनाएगा, कॉकेसस पर्वत। फिर कौन बनाएगा, काला सागर। तो ये 4 भागों के द्वारा यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। नीचे बात करें, इसके नीचे यहां पर ये जो पूरी बाउंड्री है, ये किस महाद्वीप की बाउंड्री है पूरा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर वाला जो भाग है ये किसका भाग है पूरा दोस्तों, तो हम कहेंगे यूरोप महाद्वीप। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया जा रहा है वो किस महासागर के द्वारा किया जा रहा है, भूमध्य सागर के द्वारा। तो ये आपका पूरी सीमा का निर्धारण होता है। तो यूरोप के पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर। उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। पूर्व में क्या है, एशिया। और दक्षिण में क्या है, अफ्रीका। एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण यूराल पर्वत बनाएगा, कैस्पियन सागर बनाएगा, कॉकेसस पर्वत बनाएगा, काला सागर बनाएगा। और फिर यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होगा वो बनाएगा भूमध्य सागर। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस पूरे महाद्वीप की स्थिति की बात करते हैं। दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व में, अगर पूरे विश्व के अंदर आपकी बात की जाए तो इस विश्व मानचित्र के अंदर किस गोलार्ध में यूरोप महाद्वीप स्थित है। अगर 0 डिग्री से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो यह है उत्तरी गोलार्ध और इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में बात किया जाए तो यहां पर आपको यूरोप महाद्वीप की सीमा मिल जाएगी। तो यह आपका दिया हुआ यहां पर यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप के साथ ही यहां पर एशिया। तो यहां तक जो सीमाएं किसकी हैं, यूरोप महाद्वीप। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो पहला हम आंसर देंगे कि यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। दूसरी चीज, जब आपसे पूर्व और पश्चिम की बात की जाती है कि यूरोप महाद्वीप किस गोलार्ध में है, पूर्व की साइड है या पश्चिम की साइड है, तो यहां से पुनः हम इसको डिवाइड करें तो यहां से आपका डिवाइड हो जाता है पूर्व और पश्चिम। तो ये है पश्चिम और ये है पूर्वी। तो अधिकांश भाग अगर आप देखोगे तो किस तरफ आता है, पूर्वी गोलार्ध में। कुछ देश हैं जो आपके थोड़े से किस तरफ चले जाते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में। लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें कुछ जो यूके वगैरह, जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, यूके वगैरह, आयरलैंड वगैरह, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस वगैरह, तो ये सब किस तरफ आ जाते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में। तो अधिकांश विस्तार पूरब में है, लेकिन कुछ देशों की बात की जाए तो वो किस साइड है दोस्तों, पश्चिम की साइड है। तो ये विश्व में इसकी आपको स्थिति के बारे में याद रखना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी महाद्वीप पढ़ें तो उसकी हम स्थिति के बारे में देखते हैं कि विश्व मानचित्र में उसकी स्थिति क्या है और उसके चारों तरफ की सीमा किस तरीके से निर्धारित होती है, वो चीजें हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो हमें ये देखना है दोस्तों कि इस महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। तो एक बार सारे देशों को देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर देश आते हैं। तो देखें जरा, अगर इस यूरोप महाद्वीप के पूरे देशों की बात की जाए दोस्तों,
तो देखें जरा, तो जब हम यूरोप महाद्वीप के देशों की बात करेंगे तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में मैं सारे देशों को बताऊंगा। इन देशों की जब भी हम चर्चा करेंगे, इसमें देशों को 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि यहां पर जो जितने भी देश हैं वो कौन से तटीय देश हैं। तटीय मतलब कोस्टल कंट्री कौन कौन सी है। कोस्टल कंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्र से स्पर्श करती है या किसी सागरीय भाग से स्पर्श करती है, उनको क्या कहा जाता है, तटीय देश। तो एक तो हमें इसके अंदर जब हम देशों को पढ़ेंगे तो किन देशों के बारे में समझना होगा कि कौन कौन से तटीय देश हैं। जब आप दोस्तों तटीय देशों को पढ़ लेते हैं तो कुछ ऐसे देश बचते हैं जो समुद्र को स्पर्श नहीं करते, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप तटीय देशों को याद कर लेते हैं तो बीच में स्थित देशों को, लैंड लॉक्ड देशों को आप पढ़ सकते हैं, जिनको कहा जाता है दोस्तों स्थल अवरुद्ध देश। तो हम कुछ तटीय देशों को देखेंगे। तटीय देशों के बाद जो बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, स्थल अवरुद्ध देश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा देश तटीय देश है या कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें यहां पर, तो कुछ देश पढ़े जाते हैं जो द्वीपों के रूप में स्थित हैं। मतलब जैसे आप देखोगे आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड क्या है दोस्तों, एक द्वीपीय देश है। तो यहां पर हम तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे, कुछ द्वीपीय देशों को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कुछ प्रायद्वीपीय देश। प्रायद्वीप का मतलब होता है वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए तो इस वाली संरचना को अगर आप देखोगे तो ये आपको यहां पर एक प्रायद्वीप के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि इधर भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी। तो 3 और जो जल से घिरा हुआ है उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप के अंदर देखा जाए तो 2 देश हैं। एक देश का नाम है पुर्तगाल और दूसरे देश का नाम है स्पेन। इस प्रायद्वीप के अंदर 2 देश हैं, तो इनको कहा जाता है प्रायद्वीपीय कंट्री। तो आगे जो हम देखेंगे कौन से देशों के बारे में, प्रायद्वीपीय देश। तो कुल मिला के जब हम देशों के बारे में पढ़ेंगे, उन देशों की राजधानियां भी देखेंगे और राजधानियों के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है, कौन सा तटीय देश है, कौन सा आपका पेनिनसुलर देश है, प्रायद्वीपीय देश है, और कौन सा द्वीपीय देश है। तो ये 4 कैटेगरी में हम पूरे देशों के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो सबसे पहले एक बार सारे देशों को देखो, फिर मैं इनको सारी कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। जैसे यहां से अगर आप स्टार्ट करें तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है आइसलैंड। तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। अब आइसलैंड आपको याद रखना है, तो आइसलैंड कैसा देश हो गया, यहां पर द्वीपीय देश हो गया। आइसलैंड के आगे आप जाएंगे, यहां पर आपको 2 देश मिलेंगे। एक दिया हुआ है दोस्तों नॉर्वे और एक दिया हुआ है स्वीडन। नॉर्वे की राजधानी की बात की जाए तो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी दी हुई है ओस्लो, और स्वीडन की राजधानी की बात करें तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। जैसे इन दोनों देशों की बात करें तो ये पूरे का पूरा क्या एक प्रायद्वीप है, तो ये दोनों देश क्या कहलाएंगे, प्रायद्वीपीय देश। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं, आगे जाकर मैं कैटेगरी वाइज सारी चीजों को डिवाइड करके आपको लिखा दूंगा, अभी सिर्फ देखते जाओ। जैसे सबसे पहले आपने देखा तो आइसलैंड देख लिया, आइसलैंड क्या एक द्वीपीय देश है। आगे जाके आपको क्या याद रखना है, नॉर्वे और स्वीडन। तो नॉर्वे स्वीडन आपके तटीय देश भी कहलाएंगे, और तटीय देशों के साथ साथ हम इसको प्रायद्वीपीय देश भी कहेंगे। स्वीडन के बाद आगे आप जाएंगे तो दोस्तों यहां पर एक सीमा मिलती है जिसको कहा जाता है फिनलैंड। तो फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है, हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। तो फिनलैंड अगर आप देखोगे तो दोस्तों फिनलैंड क्या है, यहां पर एक तटीय देश है क्योंकि इसकी सीमा समुद्र को टच करती है। फिनलैंड के बाद अगर आप नीचे जाएंगे, यहां पर 3 देश मिलते हैं। पहला देश है यहां पर एस्टोनिया, एस्टोनिया के बाद मिलता है लाटविया, और लाटविया के बाद मिलता है लिथुआनिया। तो 3 देशों की बात करें, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी है दोस्तों तल्लिन, लाटविया की राजधानी का नाम है रीगा, और लिथुआनिया की राजधानी का नाम है विल्नियस।
तो 3 देश हो गए एस्टोनिया, लाटविया। तो तीनों देशों की सीमा अगर आप देखोगे तो तीनों ही देशों की सीमा किससे टच करती है? समुद्र से। तो ये भी हम मानेंगे तो क्या है, यहां पर तटीय देश है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एक देश दिया है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी दी है वारसा। तो पोलैंड भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहां पर एक तटीय देश है। पोलैंड के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो पोलैंड के बाद यहां पर एक देश दिया हुआ है जर्मनी। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी दी हुई है बर्लिन। तो जर्मनी भी क्या है दोस्तों, एक तटीय देश है। जर्मनी के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर इस एरिया में अगर आप देखोगे तो इस एरिया में आपको 3 देश दोस्तों मिलते हैं। पहला मिलता है नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद मिलता है बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद एक देश मिलता है लग्जमबर्ग। तो नीदरलैंड की सीमा भी आप देखोगे समुद्र को टच करती है, बेल्जियम की सीमा भी समुद्र को टच करती है, लेकिन लग्जमबर्ग की सीमा समुद्र को टच नहीं करती। तो इसका मतलब नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों क्या है, कोस्टल कंट्री है, तटीय देश है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग यहां पर आपको याद रखना है क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है। दोस्तों इससे आगे बात करें तो यहां पर आपको एक बड़ा सा देश मिलेगा जिसको कहा जाएगा फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी आप दोस्तों जानते ही हैं, पेरिस। तो फ्रांस आप देखोगे इस तरफ भी पानी को टच करता है, नीचे भी भूमध्य सागर को टच करता है। तो फ्रांस भी हम कह सकते हैं क्या है, यहां पर एक कोस्टल कंट्री है, तटीय देश है। फ्रांस के बाद अगर हम बात करें, फ्रांस के ऊपर ही 2 देश दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, और एक दिया हुआ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की राजधानी आप जानते हैं क्या है, लंदन। और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, डब्ल्यूबी। तो इसका मतलब तो ये दोनों देशों की बात की जाए, यूके और आयरलैंड की, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों देश कैसे हैं, तटीय देश हैं। इसके बाद आगे हम देखें तो फ्रांस के नीचे आप देखोगे तो इन देखो एक चीज याद रखना कि जो भी मैं देश आपको बता रहा हूं, आप एटलस को साथ रखें, ऑक्सफोर्ड। उस एटलस के अंदर आप सारी चीजों को देखो, सारी चीजें आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगी। इसके बाद फ्रांस के बाद देखेंगे स्पेन और पुर्तगाल। अब स्पेन और पुर्तगाल की बात करें तो स्पेन की राजधानी का नाम क्या है, मैड्रिड। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। तो दोनों देशों की बात करें तो ये पूरे का पूरा एक प्रायद्वीप बनता है। अब प्रायद्वीपों के भी दोस्तों नाम होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रायद्वीपों को क्या कहा जाता है आगे जाके। तो यहाँ पर जो पूरे का पूरा प्रायद्वीप है, पुर्तगाल और स्पेन, इस प्रायद्वीप को अगर नाम देखें तो इसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश हैं, पुर्तगाल और स्पेन। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है, पेनिनसुलर कंट्री है। इसके बाद यहां पर याद रखें कि एक छोटा सा देश मिलता है यहां पर, इस मतलब फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच में, इसको कहा जाता है अंडोरा। छोटा सा देश है अंडोरा, जो एक स्थल अवरुद्ध देश है। किसकी सीमा में है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। इसके बाद आप जाएंगे फ्रांस की सीमा, यहां पर देखो इस भूमध्य सागर की ओर भी फ्रांस की सीमा लगती है। फ्रांस के आप आगे जाएंगे तो यहां पर आपको एक देश मिल जाएगा जिसका नाम है दोस्तों इटली। तो इटली की संरचना भी अगर आप देखोगे तो इटली भी पूरा आपको इस शेप में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इटली भी यहां पर क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। तो इटली भी कैसा है, प्रायद्वीपीय देश है। और इटली की राजधानी का नाम क्या है, रोम। इसके बाद हम बात करें, इटली के ऊपर ही एक देश दिया हुआ है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है, बर्न। तो स्विट्जरलैंड की स्थिति की अगर आप बात करो तो स्विट्जरलैंड क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है। तो स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की सीमा किसे टच करती है, जर्मनी को टच करती है, फ्रांस को टच करती है, और इधर इटली को टच करती है, और थोड़ी सी ऑस्ट्रिया को भी टच करती है। तो हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है जिसकी सीमा जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया को यहां पर टच करती है। स्विट्जरलैंड के बात करें हम बात आगे जाके, स्विट्जरलैंड के साथ ही यहां पर जो आप देखोगे इस तरफ, यहां पर ये जो देश दिया इसको कहा जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों क्या है, वियना। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया भी दोस्तों यहां पर क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है। ऑस्ट्रिया के नीचे आप देखोगे यहां पर एक देश दिया हुआ है स्लोवानिया। स्लोवानिया की कैपिटल की बात करें तो जुब्लिजाना। तो जुब्लिजाना इसकी राजधानी है। अब स्लोवाकिया की बात करो तो स्लोवानिया की बात करें
तो स्लोवानिया की सीमा भी थोड़ी सी सीमा समुद्र को स्पर्श करती है, तो हम कह सकते हैं कि स्लोवानिया भी एक कोस्टल कंट्री है, तो ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्लोवानिया के नीचे जाओगे, एक देश दिया हुआ है क्रोशिया। क्रोशिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी, जाग्रेब। तो क्रोशिया की सीमा तो आप देखोगे पूरे की पूरी ये क्रोशिया की सीमा है, तो क्रोशिया भी यहां पर क्या है, एक तटीय देश है। क्रोशिया के आगे जाएंगे दोस्तों, एक देश दिया होता है बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी का नाम क्या है, सराजेवो। तो सराजेवो बोस्निया हर्जेगोविना की बात करें तो ये भी एक तरीके से स्थल अवरुद्ध देश है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे नीचे तक ये सीमा लगी हुई है, तो कोस्टल कंट्री नहीं है। एक बार और इसको देख लेना अच्छे से एटलस में, यहाँ आप इसको गूगल पर डालकर एक बार लार्ज करके देखना, क्या यहाँ पर ये सीमा टच करती है या नहीं। अगर करती है तो मान लेना ये कोस्टल कंट्री है, वैसे इस मैप में तो दिखाई नहीं दे रहा कि ये टच करती है। इसके बाद एक छोटा सा देश मिलता है यहाँ पर दोस्तों, जिसका नाम है मोंटेनेग्रो, और राजधानी की नाम करें तो राजधानी नाम क्या है, पोडगोरिका। तो पोडगोरिका इसकी राजधानी है, तो ये भी मोंटेनेग्रो क्या है, एक कोस्टल कंट्री है। मोंटेनेग्रो के बाद बात करें यहाँ पर एक देश दिया हुआ है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी की बात करें तो तिराना इसकी राजधानी है, तो अल्बानिया भी यहाँ पर क्या है, एक कोस्टल कंट्री है। अल्बानिया के नीचे चले जाएं तो यहाँ पर एक देश दिया है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी का नाम क्या है, एथेंस। तो ग्रीस भी आप देखोगे एक तरीके से यहाँ पर कोस्टल कंट्री है। इसके बाद ग्रीस से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक देश दिया होता है मैकडोनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, और नीचे वाला साउथ मैकेडोनिया। आप मैकेडोनिया याद रखना, मैकाडोनिया, और मैकाडोनिया की राजधानी है स्कोपिज। स्कोपिज, तो स्कोपिज मैकाडोनिया भी आप देखोगे तो पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पर एक स्थल अवरुद्ध देश है। इसके ऊपर आप देखोगे एक देश दिया हुआ दोस्तों सर्बिया। सर्बिया की राजधानी दी हुई है बेलग्रेड, तो सर्बिया भी यहाँ पर क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है। इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर एक देश दिया हुआ है हंगरी। हंगरी की राजधानी का नाम क्या है, जैसे यहाँ पर आपने देखा हुआ था, यहाँ पर इस लाइन से आप जाएं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बिल्कुल सामने ही आपको क्या मिल जाता है, हंगरी। हंगरी देश की राजधानी की बात करें तो हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। तो हंगरी भी क्या हो गया, यहाँ पर एक स्थल अवरुद्ध देश हो गया। हंगरी के ऊपर ही एक देश दिया हुआ है स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया की राजधानी क्या है दोस्तों, ब्राटिस्लावा। एक चीज यहां पर याद रखना, दो देश हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, तो इसका नाम क्या है, स्लोवेकिया, और यहां पर मैंने एक देश पढ़ाया था, इसका नाम क्या है, स्लोवेनिया। तो स्लोवेकिया अलग है, जिसकी राजधानी का नाम क्या है, ब्राटिस्लावा, जो एक स्थल अवरुद्ध देश है, और स्लोवेनिया जिसकी राजधानी का नाम क्या है, जुब्लिजाना, जो एक कोस्टल कंट्री है। तो कई बार स्लोवेनिया और स्लोवाकिया में कंफ्यूजन हो जाती है, तो बिल्कुल अलग याद रखना, दोनों अलग देश हैं। और इसी ऑस्ट्रिया के ऊपर एक देश दिया हुआ है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की राजधानी का नाम याद करें तो यहाँ की राजधानी का नाम क्या, प्रागवे। तो प्रागवे यहाँ की राजधानी है, तो चेक रिपब्लिक भी यहाँ पर क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है। इसके बाद ये सारे देश हो गए, ठीक है। ग्रीस तक हमने सारी चीजें देखी थी। ग्रीस के आगे अगर हम जाएंगे तो यहां पर ये पूरी ग्रीस की सीमा है। इसके आगे आप जाएंगे, एक देश दिया हुआ है दोस्तों बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी की बात करें तो सोफिया। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है यहाँ पर, सोफिया। और इसी बुल्गारिया को अगर आप देखोगे तो बुल्गारिया की सीमा किससे टच करती है, काला सागर से। तो हम कह सकते हैं कि ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, बल्कि क्या एक कोस्टल कंट्री है। बुल्गारिया के ऊपर एक देश दिया हुआ है रोमानिया, और रोमानिया की राजधानी का नाम क्या है, बुचारेस्ट। तो रोमानिया भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक बाल्टिक सागर से, ब्लैक सागर से टच करता है, तो ये भी एक कोस्टल कंट्री होगी, या हम कह सकते हैं स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा देश यहाँ पर मिलता है मालडोवा। तो मालडोवा भी यहाँ पर क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश माना जाता है। इसमें थोड़ा सा रशिया का पार्ट आ जाता है, तो चिस्नू इसकी राजधानी है, तो ये भी क्या हो गया, एक स्थल अवरुद्ध देश हो गया। और इसके ऊपर पूरे का पूरा एक बड़ा देश दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है, यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी का नाम है दोस्तों कीव। तो यूक्रेन भी यहाँ पर आप देखोगे ब्लैक सी को टच करता है, तो ये भी क्या है, एक दोस्तों कोस्टल कंट्री है, तटीय देश है।
यूक्रेन के बाद अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको पूरा मिल जाता है रशिया। तो रशिया की सीमा की बात करें तो रशिया ऊपर आर्कटिक महासागर को स्पर्श करता है, तो इसलिए रशिया भी यहाँ पर स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो दोस्तों इतने फेनोमेना के अंदर, इतने फंडामेंटल के अंदर आपने ये देखा कि कौन कौन से स्थल अवरुद्ध देश हैं और कौन कौन से यहाँ पर तटीय देश हैं। तो यहाँ पर एक बार शुरू से देखें तो आइसलैंड दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक द्वीपीय देश है। नॉर्वे और स्वीडन क्या है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय देश हैं। फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये पूरे क्या है, यहाँ पर हम तटीय देश कहेंगे। आयरलैंड और यूके कैसे हैं, द्वीपीय देश हैं। स्पेन, पुर्तगाल कैसे हैं, यहाँ पर प्रायद्वीपीय देश हैं। इटली भी यहाँ पर क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। फिर यहाँ पर स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तो ये भी क्या है, पूरी यहाँ पर कोस्टल कंट्री है। इस साइड आप जाएंगे बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रशिया, ये भी सारे के सारे क्या हैं, तटीय देश हैं। बीच में बसे आपके कौन कौन से, एक तो बेलारस बचा यहाँ पर। बेलारस के बाद आपका यहाँ पर मैकेडोनिया, सर्बिया, आपका हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवानिया, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर 4-5 देशों का बसता है, तो ये आपके क्या माने जाएंगे, स्थल अवरुद्ध देश। और एक यहाँ पर स्थल अवरुद्ध देश है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर आपने देशों को देखा और उन देशों की राजधानियों के बारे में देखा। इन देश और राजधानियों में 3-4 कैटेगरी में हमने जो डिवाइड किया है, उसको आप किस तरीके से लिखेंगे उसको जरा देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि किसके बारे में हमें याद रखना है, कोस्टल कंट्री के बारे में। तो एक बार हमने देखा, तो इसको देखो जरा। तो कोस्टल कंट्री की बात करें तो कोस्टल कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आएंगी, तो जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम। लग्जमबर्ग यहाँ से हटा देना, लग्जमबर्ग के शामिल नहीं होगा। और उसके बाद कौन आ जाएगा, फ्रांस। फ्रांस के आगे स्पेन, पुर्तगाल, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया को भी यहाँ हटा देना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रशिया। तो ये सारे देशों की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये सारे देश किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सागर, खाड़ी या महासागर को स्पर्श करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं। और सभी देशों की आपको राजधानियां भी याद रखनी है। इन स्थल अवरुद्ध देशों के बाद अगर हम बात करें तो कुछ देश हैं जिनको कहा जाता है पेनिनसुलर कंट्री, प्रायद्वीपीय देश। तो प्रायद्वीपीय देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे नॉर्वे और स्वीडन, देखो नॉर्वे, स्वीडन कोस्टल कंट्री में भी शामिल होंगे क्योंकि तट को स्पर्श करते हैं, तो हम कहेंगे ये कोस्टल कंट्री भी है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक कोस्टल कंट्री में वो प्रायद्वीपीय देश हैं। तो प्रायद्वीप का नाम आपसे पूछा जाता है कि आखिर इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, तो इस प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात करें तो आपसे क्वेश्चन आता है कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन से देश आते हैं, हम कहेंगे नॉर्वे और स्वीडन। उसके बाद याद रखना एक प्रायद्वीप आता है जिसको कहा जाता है जटलैंड प्रायद्वीप। हाँ, एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक देश आपका छूट गया, यहाँ पर उसको और एक बार दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर ये वाला आप याद रखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश दिया हुआ है डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपनहेगन। तो ये भी क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है और प्रायद्वीप का नाम क्या है, जटलैंड। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन में कौन से देश आते हैं, नॉर्वे और स्वीडन। और यहाँ पर बात करें जटलैंड में, तो जटलैंड में कौन सा देश आता है, डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, कोपनहेगन। इसके बाद मैंने बताया था आपको आइबेरियन प्रायद्वीप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। दोनों की राजधानी याद रखना, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। इसके बाद इटली प्रायद्वीप की बात करें तो इटली प्रायद्वीप में भी दो देश आते हैं, याद रखना। एक तो मेन देश मैंने आपको बताया था इटली, और इटली की राजधानी का नाम क्या है, रोम। और इसी में एक देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी भी क्या है दोस्तों, वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है। किस प्रायद्वीप में स्थित है, इटली प्रायद्वीप में स्थित है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे और स्वीडन आएंगे। जटलैंड प्रायद्वीप में कौन आएगा, डेनमार्क।
आइबेरियन पेनिनसुला में स्पेन और पुर्तगाल, और इटली पेनिनसुला में एक तो इटली आएगा, इटली की राजधानी रोम, और वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है। इसके बात करें तो इसमें एक पेनिनसुला, बहुत बड़ा पेनिनसुला, जिसको कहा जाता है बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पेनिनसुला। तो इस बाल्कन पेनिनसुला में कौन कौन से देश आते हैं, तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, तो पहले बाल्कन को समझ लें। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये कौन सा था, इटली पेनिनसुला। तो यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, तो इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, बाल्कन प्रायद्वीप। तो इस बाल्कन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं वो सारे आपको यहां पर याद रखने हैं। तो देखिए बाल्कन प्रायद्वीप में कौन कौन आएगा, जैसे क्रोएशिया, क्रोएशिया वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक तटीय देश भी है, राजधानी याद रखेंगे जाब्रेक। और उसके बाद जो दूसरा देश है वो कौन सा है, बोस्निया, बोस्निया की राजधानी सराज है वो। बोस्निया के बाद मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्डोवा। तो ये सारे के सारे देशों को हम किस कैटेगरी में शामिल करते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत। इस बाल्कन प्रायद्वीप के अंदर बात कर लास्ट में अगर हम देखें तो मैंने कहा है कि 3 तरीके से देखना है। कोस्टल कंट्री कौन कौन सी, वो आपकी हो गई। कोस्टल के बाद पेनिनसुलर कंट्री कौन सी है, कुछ आइलैंड कंट्री है। तो आइलैंड में कौन कौन से आइलैंड थे, एक तो आपका यूके वाला जो भाग है वो द्वीपीय रूप में, जिसकी राजधानी लंदन, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड राजधानी डबलिन, और एक आइसलैंड राजधानी क्या है, रिकजाविक। तो ये तीनों के तीन एक ऐसे देश हैं, द्वीपीय देश हैं। इसके बाद बात करें तो लास्ट हमारा बचता है लैंड लॉक्ड कंट्री, ऐसे देश जो किसी भी स्थलीय जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो उन देशों को हम क्या कहेंगे, स्थल अवरुद्ध देश। तो स्थल अवरुद्ध देशों के अंदर कौन कौन से देश आएंगे, जैसे लग्जमबर्ग, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, बेल्जियम के नीचे क्या था, लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग की सीमा किसी भी जलीय भाग को स्पर्श नहीं करती। उसके बाद आप देखोगे दूसरा स्विट्जरलैंड, जो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया के बीच में घिरा हुआ है, इटली के बीच में घिरा हुआ है, तो इसकी सीमा भी टच नहीं करती। ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, मालदीवा, बेलारस और अंडोरा। तो ये सारे ऐसे देश हैं जो किसी भी जलीय भाग को स्पर्श नहीं करते। तो इस तरीके से टोटल हमने जो देश हमने पढ़े, तो 4 कैटेगरी के अंदर हमने पूरे देशों को डिवाइड किया। पहले हमने देखे तटीय देश, ठीक, तटीय देशों के बाद जो बच जाते हैं वो आपके हो जाएंगे यहां पर द्वीपीय देश, और फिर हमने पढ़े प्रायद्वीपीय देश। और तटीय देशों को छोड़कर आप तटीय देशों को याद कर लें, जो देश बच जाएंगे वो सारे के सारे देश कौन से आ जाएंगे, स्थल अवरुद्ध देश। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका यूरोप महाद्वीप का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने यूरोप महाद्वीप की स्थिति के बारे में और यूरोप महाद्वीप के सारे देश, उनकी राजधानियां, जिसमें प्रायद्वीपीय देश, स्थल अवरुद्ध देश, तटीय देश और द्वीपीय देशों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।